बाय वाला तो आगे आ जाओ, आप में से बाय वाले आगे आ जाओ। चैप्टर नहीं पढ़ना, नहीं मैंने पढ़ा देना फिर बाद में तो नहीं होना। चलो देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल साइकिल हमने स्टार्ट करना है जी। सेल साइकिल जो है, पहले तो हम देखना है कि चीज़ों को साइक्लिक या साइकिल कब कहा जाता है कि कोई प्रोसेस ऐसा हो जो बार बार जो है जहाँ से शुरू हो वहीं पे वापस आ जाए, उसको हम कहते हैं कि ये साइकिल रिपीट हो रहा है, यानी ऐसे वो दोहराया जा रहा है कि जहाँ से वो शुरू हो रहा है वहीं पे वो दोबारा वापस आ जाता है, वहीं पे वापस आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये साइकिल। ठीक है। सेल साइकिल से क्या मुराद है कि ये सेल का प्रोसेस है। सेल जो है वो तकसीम होता है, एक सेल से 2 सेल वजूद में आते हैं, एक पूरा अमल है ये कि एक सेल से 2 तरह से तकसीम होते हैं। एक ये कि एक से जो है वो मियोसिस के जरिए हो जाएगी, माइटोसिस के जरिए, लेकिन जिस भी जरिए से तकसीम हो फिर दोबारा वो शुरू से वो दोबारा अमल दोहराएगा। तो चूँकि बार बार एक ही अमल दोहरा रहा है क्योंकि सेल की ज़रूरत बार बार है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि ये सेल साइकिल है। ठीक है जी, बार बार वो अमल दोहरा रहा है, इसलिए हम उसको सेल साइकिल जो है वो कहते हैं। तो अब सेल साइकिल जो है ये इवेंट्स यानी कि मुख्तलिफ अमल जो है प्रोसेस हुआ उनका एक मुकम्मल आप कह लें सिलसिला है, और इसमें माइटोसिस या मियोसिस दोनों हो जाते हैं और एक पूरा सेल तकसीम होकर मजीद सेल में चेंज हो जाता है। इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। पहले को हम कहते हैं इंटरफेस, फेस कहते हैं मरहले को, इंटर कहते हैं जो दरमियान में है, तो इंटरफेस जो दरमियान में है, और दूसरे को हम कहते हैं माइटोटिक फेस जो जिसमें तकसीम हो, चाहे वो माइटोसिस हो चाहे वो मियोसिस हो, कहते हैं माइटोटिक फेज दिया उसको, डिवीजन वाला हिस्सा जो है उसे एम फेज भी कहा जा सकता है। यानी सेल साइकिल को बुनियादी तौर पे 2 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक को हम कहेंगे ये इंटरफेज है, दूसरे को हम कहेंगे ये माइटोटिक फेज है। ठीक है जी, माइटोटिक यानी तकसीम वाला हिस्सा। एक में तैयारी की जाती है, ये ऐसे ही जैसे फर्ज करें हमारे घर में बहुत सारे मेहमान आ जाए, उनके लिए खाना बनाना हो, तो पहले हम उसकी तैयारी करते हैं। हम कहते हैं, बाद जो लोग जाते हैं उन्हें कहते हैं कि जी फलां चीज़ लेके आए, चावल इतने ला दें, इतनी चीनी ला दें, ये जो आप फर्ज करें फलां चीज़ ला दें, सब्जी ला दें, गोश्त इतना, चिकन इतना ला दें, कुछ चीज़ें हम उनको बताएंगे। ये क्या है कि हम आने वाले इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे जब सेल तकसीम होने लगता है तो उसकी पहले तैयारी की जाती है, और तैयारी के इस मरहले को हम कहते हैं इंटरफेस, जिसमें वो तैयारी करता है, अपनी चीज़ों को डबल करता है, बाकी सारे मामला निपटाता है। उसका दूसरा हिस्सा जो शुरू होता है उसे हम कहते हैं कि ये माइटोटिक फेज है। माइटोटिक फेज पे 2 तरह की हो सकती है, एक मियोसिस एक माइटोसिस, जो है दोनों माइटोटिक फेज ही हैं बेसिकली। इंटरफेज जो है ये दरमियान का हिस्सा है, जब एक सेल से दूसरा सेल बनने लगते हैं तो उससे पहले वो तैयारी जो कर रहा होता है, तो वो दरमियान वाला मरहला जिसमें तैयारी हो रही होती है उसको इंटरफेस कहते हैं। और ये वो मरहला है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि चीज़ें तेज़ी से बनानी है। एक पूरे सेल ने दूसरे सेल में तकसीम होना तो चीज़ें डबल डबल करनी पड़ेंगी, तो चूँकि चीज़ों को तेज़ी के साथ हमें तब्दील करना पड़ता है, बनाना पड़ता है नई को, तो उस लिहाज से जो है वो आप कह लें कि इस वक्त मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी सेल के अंदर जो ग़िज़ा को तोड़ने का अमल है, नई चीज़ें बनाने का अमल है, वो बहुत तेज़ होगा, क्योंकि आम रूटीन में उसे आगे बढ़ना नहीं है। आम रूटीन में उसने जो है वो तकसीम नहीं होना सेल ने, उसने अपना सब काम ही करना होता है। लेकिन यहाँ पे वो नया सेल बनाने लगा है तो उसे मज़ीद ग़िज़ा की अज्जा की ज़रूरत पेश आएगी, इसलिए जो है वो उसे जो है वो ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब इंटरफेस को हम डिवाइड करते हैं G1 फेज में, फर्स्ट गैप या गैप 1 भी कह सकते हैं, दूसरा S फेज सिंथेसिस फेज, और तीसरा जो है G2 या सेकेंड गैप फेज जो है ये दूसरा हिस्सा है। ठीक है, G1 फर्स्ट गैप, S सिंथेसिस यानी तैयारी चीज़ों का होना, और G2 गैप। गैप से क्या मुराद है, ये वो जगह है जहाँ सेल को रोका जा सकता है, चेक पॉइंट्स हैं। जैसे लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो सेंटर में बड़ी सड़कों के ऊपर कुछ पॉइंट्स रखे जाते हैं जहाँ से वो लोग गुजर के दाखिल अगले शहर में दाखिल होते हैं, चेक पॉइंट्स कहते हैं। तो ये भी चेक करने की जगह है। बाज़ औक़ात सेल को आर्जी तौर पर रोकना होता है कि वो तकसीम ना हो, बाज़ औक़ात कुछ सेल्स को परमानेंट रोक दिया जाता है हमेशा के लिए कि वो तकसीम ना हो। तो ये गैप फेज वो जगह जहाँ रोका जाता है कि सेल ने मजीद आगे नहीं बढ़ना, इसको रोक दें यहीं पर। तो जिन सेल्स को रोकना उनको रोक दिया जाता है, जिन्होंने तकसीम होना उन्हें आगे बढ़ने दिया जाता है। तो G1 फर्स्ट गैप है, उसके बाद सिंथेसिस का अमल आएगा जहाँ वो कुछ चीज़ें बनाएगा, और G2 सेकेंड गैप है जहाँ पे जो है वो रुक जाते हैं। अब G1 फेज को उसने यहाँ पे बारी बारी सबको एक्सप्लेन किया हुआ। G1 फेज जो है
पहला फेज जब सेल तकसीम होकर दोबारा से तकसीम होने लगता है, यानी पिछली तकसीम उसने पूरी कर ली है, अब अगली बार तकसीम होने लगा, तो जो पहला मरला उसके पास आएगा वो G1 है। इस फेज में सेल जो है वो प्रोटीन की सप्लाई को बढ़ाता है। उसके अलावा ऑर्गेनेलीज जो है वो ज्यादा होते हैं। ऑर्गेनेलीज क्या, सेल के छोटे हिस्से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम है, ये साइज में बढ़ जाएंगे और ज्यादा हो जाएंगे। इस फेज की जो निशानी है वो ये भी है कि बहुत सारे एंजाइम जो है जो अगले हिस्से में इस्तेमाल होने हैं वो इसमें बनते हैं, यानी ये प्रोटीन भी लेता है, बनाता भी है। और इसके अलावा जो एस फेज में उसने इस्तेमाल होता है उन एंजाइम ने, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, डीएनए को डुप्लीकेट करना है। ये क्रोमोसोम जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वालिदैन से बच्चों में खसूसियत की मुंतकली का जरिया जो है उसको डबल करना है उसने। एस फेज दूसरा फेज है, गैप 2 फेज है, इसमें सेल को तैयार किया जाता है माइटोसिस के लिए, यानी सेल की तकसीम के लिए। ठीक है जी, कैसे तकसीम होती है, उसके लिए स्पिंडल फाइबर बनते हैं, क्रोमोसोम को डबल कर दिया जाता है, बाकी चीजों को जो तैयार किया जाता है। नहीं सॉरी, एस फेज जो है इसमें सेल क्रोमोसोम को डबल करता है, और क्रोमोसोम जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड में मिश्रण होते हैं। क्रोमोसोम एक लड़ी को कहते हैं, जब उससे दूसरी लड़ी बिल्कुल साथ उसी जैसी बात दूसरी भी आ जाए तो उसे क्रोमेटिड कहते हैं। एक लड़ी को क्रोमेटिड बेसिकली कहते हैं। तो क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड पर मुश्तमिल होता है, और दोनों क्रोमेटिड एक ही जैसे चुके होते हैं, इसलिए उन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। यानी एक ही क्रोमोसोम के 2 हिस्से जो हैं उनको सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाएगा। एक ही क्रोमोसोम के जो 2 हिस्से हैं उनको सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाएगा। गैप 2 फेज जो है इसमें कुछ प्रोटीन बनाई जाती है जो माइटोसिस के लिए हैं, चाहिए। G2 फेज, और ये स्पिंडल फाइबर वगैरह होती हैं। G2 फेज के बाद सेल जो सेल डिवीजन के वाले हिस्से में दाखिल हो जाता है M फेज में, और ये वो फेज है जिसमें माइटोसिस होती है, जिसमें सेल डिवाइड हो सकता है 2 हिस्सों में, या फिर उसे एक और फेज में दाखिल किया जाता है जिसको G0 कहते हैं। तो G0 फेज के अंदर उसको रोक दिया जाता है। फिर आगे G0 फेज आगे लिखी हुई है देखें। तो G0 फेज जो है ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में सेल G0 फेज में चले जाते हैं, G1 से G0 में, यानी या वो सेल में तकसीम होने के लिए जाएगा या G0 में जाएगा। G0 फेज जो है वो ऐसी फेज है जिसमें तकसीम होना बंद हो जाता है। कुछ सेल G0 में इंडेफिनिट पीरियड के लिए, लामहदूद वक्त के लिए, बहुत ज्यादा वक्त के लिए भेज दिए जाते हैं। जैसे न्यूरॉन सेल है, वो सारी जिंदगी दोबारा नहीं बनते। वो सेल जो दिमाग को जाती है, अगर वो किसी वजह से डैमेज हो जाए दोबारा नहीं बन सकते, तो वो G0 पे चले जाते हैं। कुछ सेल G0 फेज में आर्जी तौर पे जो है वो भेजे जाते हैं, सेमी परमानेंटली आर्जी तौर पे भेजे जाते हैं। जैसे लिवर और किडनी के कुछ देर के लिए भेज देंगे, फिर जब पुराने सेल खराब हो जाएंगे, फिर तकसीम करने की जरूरत पेश आएगी, फिर G0 खत्म कर देंगे, फिर तकसीम होना शुरू हो जाएगा। फिर जब वो काफी सारे बन जाएंगे फिर G0 में भेज देंगे, यानी कभी वो G0 में चले जाएंगे, कभी सेल तकसीम करने वाले हिस्से में चले जाया करेंगे। तो इस तरह आर्जी तौर पे जो है वो कभी तकसीम होना शुरू कर देंगे, कभी नहीं। इसी तरह एपिथेलियल सेल जो है, स्किन के जो सेल होते हैं, ये हमेशा तकसीम नहीं होते, लेकिन जो है जब जरूरत हो तो G0 फेज में भेज दिया जाता है और तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे माइटोसिस है जी आपके सिलेबस में, ठीक है। उर्दू में भी तकरीबन यही बातें लिखी है, मेरे ख्याल रिपीट करने की जरूरत नहीं, लफ्जी तौर पर सारी बातें बता दी। उर्दू मीडियम मैंने कहा ये वाली बातें ऐसी हैं जैसे मैंने बताई हैं। रीडिंग वाइनी माइटोसिस में रीडिंग कर लेंगे साथ, ठीक है जी, वो देख लेंगे। माइटोसिस जो है ये 1880 में जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग जो है उसने ऑब्जर्व किया कि सेल जो है जब तकसीम हो रहा होता है तो मुख्तलिफ चेंजेस में से गुजर रहा होता है। इन चेंजेस को माइटोसिस कहते हैं। कल तो हम देख रहे हैं कि 2 तरह की सेल डिवीजन होती है, एक मियोसिस होती है, एक माइटोसिस होती है। ये सेल डिवीजन क्रोमोसोम की तादाद की बुनियाद पर होती है। अगर सेल को ऐसे तकसीम किया जाना है कि उसके क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहे जितनी पहले थी, पहले वाले सेल को पेरेंट सेल कहते हैं, बाद वाले सेल को डॉटर सेल कहते हैं। तो अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की जो तादाद थी डॉटर सेल में भी उतनी ही तादाद हो तो इस तकसीम को माइटोसिस कहते हैं। इसमें 2 सेल वजूद में आते हैं। और अगर सेल को ऐसे तकसीम करना हो कि जो पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद है डॉटर सेल में क्रोमोसोम की तादाद उससे आधी रह जाए तो उसको हम मियोसिस कहते हैं, ठीक है जी। अब ये क्यों जरूरत पड़ती है? जब एक जानदार नया वजूद में लाना हो उसके लिए सेल बनाने हो वहां मियोसिस की जाती है ताकि क्रोमोसोम आधे हो जाए। आधे क्रोमोसोम मदर वाली साइड से हैं और आधे क्रोमोसोम जो है वो फादर वाली साइड से है। तो इस वजह से जो है उसको आधा करना पड़ता है और उस वक्त होती है मियोसिस। उसके अलावा सेल जिस्म में जब भी कभी तकसीम होगी तो उस वक्त वो माइटोसिस ही के जरिए हो, ठीक है जी। तो माइटोसिस और मियोसिस 2 तरह की सेल डिवीजन है। माइटोसिस को हम यहाँ पढ़ने लगे जिसमें क्रोमोसोम की तादाद उतनी ही रहती है डॉटर सेल में जितनी पेरेंट सेल में थी।
तो 1880 में इसने वाल्टर फ्लेमर ने इसको देखा था। माइटोसिस जो है ये यूकैरियोटिक सेल में होती है। दो तरह के सेल आपने पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब है पहले, कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है बिफोर न्यूक्लियस, यानी ऐसे जानदार, ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उन्हें कहते हैं बिफोर न्यूक्लियस, यानी उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। और यूकैरियोट, यू का मतलब है ट्रू, सही, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो सही न्यूक्लियस रखने वाले जानदार जो है, ऐसे जानदार जिसमें न्यूक्लियस वाकईतन पाया जाए, यानी मौजूद जरूर हो, उसे हम कहते हैं यूकैरियोट। तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सोमैटिक सेल जो है माइटोसिस होती है। सोमैटिक सेल क्या है? जिस्मानी सेल। मैंने कहा था एक जिस्मानी होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं जिन्होंने अगली नस्ल पैदा करनी होती है। तो अगली नस्ल पैदा करने वाले सेल में मियोसिस होगी। ये 10th में चैप्टर नंबर जो आपका एक है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, वहां डिटेल से पढ़ेंगे। तो सोमैटिक सेल माइटोसिस होगी। प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें माइटोसिस जैसा ही एक अमल होता है, लेकिन वो माइटोसिस नहीं होता, माइटोसिस जैसा अमल होता है। उसे कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी कहते हैं दो को, फिशन कहते हैं टूट जाने को। किसी जानदार का जिस्म दो हिस्सों में टूट जाना जो है, इसे बाइनरी फिशन कहा जाता है। किसी भी जानदार के जिस्म को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाना, इसको बाइनरी फिशन कहते हैं। तो उसमें प्रॉपर माइटोसिस नहीं होती, क्योंकि माइटोसिस के स्टेजेस हैं। माइटोसिस के 4 मराहल हैं, उनमें वो मरहले नहीं होते, बस डायरेक्ट सेल टूट के दो बन जाता है, इसलिए उसे माइटोसिस नहीं कहते। होता वो माइटोसिस जैसा ही है, यानी ऐसे ही जो डीएनए है, क्रोमोसोम, वो भी डबल हो जाते हैं उधर भी इधर। माइटोसिस के जो फेजेस है, मराहल हैं, माइटोसिस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। माइटोसिस कॉम्प्लेक्स और हाईली रेगुलेटेड, यानी एक तो पेचीदा है, और हाईली रेगुलेटेड का मतलब है जिसमें हर चीज को जो है वो रेगुलेट किया गया, हर चीज का हिसाब किताब रखा गया। और तरतीब के साथ ये नहीं हो, बेतरतीबी के साथ नहीं, कभी कुछ हो जाए कभी कुछ हो जाए, तरतीब के साथ होगा। 2 मेजर फेजेस है माइटोसिस की। माइटोसिस की 2 बुनियादी तौर पे फेजेस हैं। एक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, जिसमें न्यूक्लियस तकसीम होता है, इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और दूसरा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस भी हो सकता है, साइटोकाइनेसिस भी हो सकता है। कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले देखते हैं, न्यूक्लियस की डिवीजन को कहते हैं। इसको मजीद 4 हिस्सों में फिर आगे डिवाइड किया जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज सबसे पहला वाला हिस्सा है, और प्रोफेज में कुछ चीजें चेंजेस होती हैं। जैसे चेंजेस ये होती हैं कि जब सेल तकसीम होने लगता है, उससे पहले क्रोमोसोम टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ होता है, छोटे छोटे पीसेस में होता है, लेकिन उसे इकट्ठा करके एक धागानुमा शक्ल बना दी जाती है, जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, और ये धागानुमा मटेरियल क्रोमेटिन जो इसी ने क्रोमेटिड बनाना है। मैंने कहा था क्रोमोसोम की 2 साइडें होती हैं, दोनों एक जैसी होती हैं, सेंटर में सेंट्रोमियर लगा होता है जोड़ने के लिए उसको। तो वो जो दोनों एक जैसी साइडें होती हैं उसे क्रोमेटिड कहते हैं, बल्कि सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो क्रोमेटिन वो मटेरियल है जो क्रोमेटिड बनाता है। प्रोफेज के आते हैं साथ ही क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है, और एक मखसूस शक्ल बनाता है, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन जब सेल तकसीम नहीं हो रहा होता तो क्रोमोसोम होते हैं सेल के अंदर, लेकिन नजर नहीं आते, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं इनके। लेकिन जब सेल तकसीम हो रहा हो तो क्रोमोसोम बन जाते हैं। अब जेनेटिक मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट पहले ही हो चुका हुआ है। आपने जो पढ़ा था कि इंटरफेज है, उसमें क्रोमोसोम डबल हो चुके होते हैं, मटेरियल डबल कर लिया जाता है। तो हर क्रोमोसोम जो है 2 सिस्टर क्रोमेटिड पे बना हुआ है, यानी एक उसके इधर वाली टांग है, एक उधर वाली टांग है, 2 साइड है उसकी, तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे। और उन्हें सेंट्रोमियर से जोड़ा गया है, सेंट्रोमियर वाली जगह पे जोड़ा गया है। हर क्रोमोसोम जो उसमें काइनेटोकोर है सेंट्रोमियर में। सेंट्रोमियर का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम की जो 2 साइडों को जोड़ने के लिए सेंटर में एक राउंड शक्ल होती है, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। उस सेंट्रोमियर के दरमियान में भी एक जगह, इसको काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर कौन सी जगह है? काइनेटोकोर वो जगह है जहां स्पिंडल फाइबर ने आगे जुड़ना है, यानी क्रोमोसोम के दरमियान वाली जगह को सेंट्रोमियर कहते हैं। उसके दरमियान में एक और पॉइंट है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। ये वो जगह है जहां स्पिंडल फाइबर ने आगे जुड़ना है, क्योंकि हमने पढ़ा स्पिंडल फाइबर आगे जुड़ते हैं, बाद में वापस जाते हैं तो क्रोमोसोम तोड़ के आधा आधा करके ले जाते हैं साथ। तो वो स्पिंडल फाइबर ने जिस जगह जुड़ना है उस जगह को काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जो वो पॉइंट है जहां स्पिंडल फाइबर अटैच होता है, एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ता है। प्रोकैरियोट्स में वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता, और ना ही उनके अंदर स्पिंडल होती है सेल डिवीजन के दौरान, यानी प्रोकैरियोट्स में वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होगा, और स्पिंडल्स जो है वो आमतौर पे नहीं उनमें पाई जाती। इसी वजह से उसको माइटोसिस नहीं कहते। ये बात पहले भी उसने जगह लिखी थी कि इसको क्यों प्रॉपर माइटोसिस नहीं कहते। यह हमने वहां पढ़ा था कि वो माइटोसिस जैसी होती है, लेकिन माइटोसिस नहीं कह सकते उसको। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर बनती है, ठीक है जी, और न्यूक्लियस भी नहीं चुका उनका होता, लेकिन तकसीम वो उसी तरह से होते हैं जिस तरीके से ये तकसीम होते हैं। तो 2 चीजों के ना होने की वजह से उसको माइटोसिस नहीं कहा जाता।
उसे बाइनरी फिशन कहते हैं। अब न्यूक्लियस के करीब दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं। पहले ये सेंटर में होते हैं, बाद में घूम के पोल वाली साइड पे आ जाते हैं। अगर आप शक्ल में देखें, शक्ल यहाँ पे कहीं बनी होगी, मुझे लगता है लाइट आ गई, मुझे लग रहा है। बेटा फैन करो उधर, कन्वर्ट करो उधर। ठीक है, हाँ ये दो सेंट्रोमेयर होते हैं न्यूक्लियस के करीब वाली जगह पे सेंट्रोमेयर पाए जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 वो कहता है जेन में लाइन, जो आप अपने स्ट्रक्चर वाला पढ़ा है। हर सेंट्रोमेयर दो समय टूट जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है और दो डॉटर सेंट्रोमेयर बनते हैं। यानी एक सेंट्रोमेयर है वो दो डॉटर सेंट्रोमेयर में चेंज हो जाएगा। दोनों सेंट्रोमेयर जो है वो ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, सेल के मुखालिफ पोल की तरफ जो है वो चले जाएंगे। एक उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। मैं एक देखता हूँ, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ, नेट अभी ऑफ है, मैं इमेज आपको दिखाता हूँ, तब तक पढ़ लेते हैं। तो मैं इमेज दिखाता हूँ कि प्रोफेज किस तरह से होती है। यहाँ पे ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल बनाएंगे जो सेंटरों में दोनों साइडों पे चले गए, कि किस वाली साइड पे चला गया, किस वाली साइड पे चला गया, ये यहाँ पे माइक्रो ट्यूब्यूल या ट्यूबुलर प्रोटीन जुड़ के जो है वो माइक्रो ट्यूब्यूल, छोटी छोटी प्रोटीन्स को कहते हैं। ये ट्यूबुलर प्रोटीन की शक्ल में होती हैं, ये उनसे बनती है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे। माइक्रो ट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर बनाएगी, छोटे छोटे रेशे धागे जो बनाएगी। अब ये स्पिंडल फाइबर का जो मुकम्मल सेट है उसे माइटोटिक स्पिंडल कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लें, एक ऑब्जेक्टिव है कि स्पिंडल फाइबर का मुकम्मल सेट जो होता है उसे माइटोटिक स्पिंडल कहा जाता है। जब इसी दौरान जब स्पिंडल बन जाती है, यानी क्या क्या वाकयात अभी तक हुए, एक तो ये क्रोमेटिन मटेरियल गाढ़ा हो गया, दूसरा ये सेंट्रोमेयर के किनारों पे आ गए। इन सेंट्रोमेयर के करीब से माइटोट ये जो स्पिंडल फाइबर है, धागा नुमा है, ये बनना शुरू हो गए। उस धागा नुमा के पूरे सेट को माइटोटिक स्पिंडल कहा जाता है। इसी दौरान न्यूक्लियस के अंदर एक ब्लैक सा स्पॉट होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो भी खत्म हो जाता है और न्यूक्लियस की दीवार भी जो है वो डिग्रेड टूट चुकी होती है और स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रल स्पेस यानी जो न्यूक्लियस की अंदरूनी जगह वहां तक आ जाते हैं। अब वो सेल जैसा पौधे का वो हाईली वैक्यूलेटेड है। वैक्यूलेटेड से क्या हमारा, उसमें बड़ा सा वैक्यूल होता है जिस वजह से न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, तो इस वजह से न्यूक्लियस सेंटर में नहीं आ सकता। तो सेल जो उनमें सेंट्रियोल फिर नहीं पाई जाती इस तरह, चूंकि न्यूक्लियस सेंटर में ही नहीं है और सेंट्रियोल आके क्रोमोसोम को तोड़ नहीं सकते। तो स्पिंडल फाइबर जो है वो ट्यूबुलर प्रोटीन जो है वो उसके बनने से बनेंगे, लेकिन वो सतह में बनेंगे, सेंटर में नहीं बनेंगे। सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस की सतह के बाहर वाली साइड पे जो है बनेंगे। ठीक है जी। तो ये जो है प्रोफेज है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको शेप से निकाल के कैसे। हाँ जी, ये देखिएगा, लेकिन ये आगे है, प्रोफेज हमने दिखानी है। ये आपको नजर आएगा, देखें जरा इसमें मे बी ये नजर आएगी आपको शेप। ये इंटरफेस है, शो नहीं हो रही, से बटन दबाइए बस, आपको शो हो रही साइड में, अब नजर आ रही, ठीक है। तो प्रोफेज पहला जो है वो आपको नजर आ रही शक्ल ये वाली, इसमें क्या है, क्रोमोसोम बारीक बारीक धागा नुमा शक्लें बन गई, जिसको क्रोमेटिन इंटरफेस वाली क्रोमेटिन कहते हैं। ये प्रोफेज है। प्रोफेज में क्या हो गया, वो जो क्रोमेटिन मटेरियल था उससे पूरे पूरे क्रोमोसोम बना दिए। ये क्रोमोसोम है, ये सेंटर में आपको छोटा सा एक राउंड सा नजर आएगा, इतना वाइड शायद नजर ना आ रहा, लेकिन ये सेंट्रोमेयर कहलाता है। इस सेंट्रोमेयर के दरमियान में एक पॉइंट होता है जिसको जो है वो काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है जी। अब इधर से ये दो सेंट्रियोल हैं, ठीक है जी,
ये पहले सेंटर में होंगे यहाँ पे, लेकिन जब प्रोफेज शुरू हो जाएगी तो ये एक इस किनारे पे आ जाएगा, एक इस किनारे पे आ जाएगा। इसमें से हल्के हल्के रेशे फाइबर्स जो हैं छोटे छोटे स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे और वो सेंटर की तरफ आ जाएंगे। न्यूक्लियस की आप देखें दीवार खत्म हो चुकी है, न्यूक्लियस की दीवार मौजूद नहीं है, ठीक है जी। और न्यूक्लियस दरमियान में छोटा सा ब्लैक स्पॉट होता है वो भी खत्म हो गया। तो ये प्रोफेज है। ये देखें, ये भी प्रोफेज की शक्लों में दिखाई हुई है। अब मे भी आपको थोड़ा सा नजर आया, ये देखें, ये मैं सेव करके ये भी अगर आप देखें तो ये देखें, ये क्रोमोसोम सेंटर में आ गया, न्यूक्लियस आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो गया ये वाला, ठीक है जी। सेंट्रोमेयर इधर आ गया, इधर यहां से स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे धागे से बनना शुरू होंगे अब, ठीक है जी। न्यूक्लियस की दीवार सारी गायब होगी। तो ये प्रोफेज है। इसके बाद अगला मरला जो हमारे पास है वो मेटाफेज है। तो मेटाफेज हुआ, उसमें स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर फाइबर कहलाते हैं, जो जुड़ जाते हैं। यानी स्पिंडल फाइबर ऐसे आ रहे हैं न्यूक्लियस क्रोमोसोम दरमियान में ऐसे, इधर से स्पिंडल फाइबर आएगी, वो उसके काइनेटोकोर के साथ जुड़े। काइनेटोकोर क्या है, उसके सेंटर में सेंट्रोमेयर था, उसके दरमियान में पॉइंट था, काइनेटोकोर से आगे जुड़ गया, इधर से भी आगे जुड़ गया। तो एक क्रोमोसोम ऐसे दो क्रोमेटिड पे होता है, किधर वाले पे किधर वाले पे, एक इधर से फाइबर आगे जुड़ गया, एक फाइबर इधर से जुड़ गया। जब दोनों फाइबर खुलेंगे क्रोमोसोम सेंटर से टूट के लगा लगा हो जाएगा, दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो स्पिंडल फाइबर जो उनकी लंबाई काफी ज्यादा हो चुकी होती है। कुछ स्पिंडल फाइबर जिनको काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं वो काइनेटोकोर के साथ जुड़ते हैं। इन्हें काइनेटोकोर कहा क्यों है, क्योंकि उन्होंने जुड़ना काइनेटोकोर के साथ है। दो काइनेटोकोर फाइबर ऑपोजिट साइड से जुड़ते हैं हर क्रोमोसोम से। तो अगर आप शक्ल देखें, ये शेप जो मैंने आपको दिखाई थी, तो आपको ये देखें, ये क्रोमोसोम है। तो एक स्पिंडल फाइबर इधर से आगे जुड़ा है, एक स्पिंडल फाइबर इधर से आगे जुड़ा है। जब इसे जोर लगाना है अगले मरले में आना फेज में, तो ये इधर सेंटर से ब्रेक हो जाना है। तो आधा क्रोमोसोम इधर चला जाएगा, आधा क्रोमोसोम इधर चला जाएगा। ये क्रोमेटिड चला जाएगा सात अलग में। लेकिन मैंने कहा दोनों क्रोमेटिड एक ही जैसे होते हैं, तो जैसे ये इधर एक जैसी है, उधर जाके फिर ये अपनी दूसरी साइड पूरी कर लेंगे। तो इस तरह पूरा क्रोमोसोम फिर पूरा हो जाएगा। यहाँ ये आधा आधा होना है, लेकिन चूंकि दोनों साइड एक ही जैसी है, उन्होंने अपनी जैसी एक और साइड साथ मिला लेंगे, तो उधर जाके भी पूरा हो जाना है, इधर भी जाके पूरा हो जाना है। तो फर्ज करें इधर ये 4 क्रोमोसोम थे इस जानदार के अंदर, तो 4 के 4 टुकड़े इधर, 4 टुकड़े इधर, उधर वाली साइड से, उधर दूसरे कमरे से चलना है उसका, दूसरे कमरे से 4 इधर से, 4 उधर से जो क्रोमोसोम क्रोमेटिड चले जाएंगे, वो अपने हिस्से पूरे करके 4 के 4 क्रोमोसोम इधर बन जाएंगे, 4 इधर बन जाएंगे। तो इस तरह जितने क्रोमोसोम स्टार्ट पे उतने दोबारा वापस आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मेटाफेज है हमारे पास। मेटाफेज दोबारा पढ़ते हैं। जब स्पिंडल फाइबर जो उनकी लंबाई काफी ज्यादा हो जाए, तो कुछ स्पिंडल फाइबर जिनको काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं, ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ जुड़ जाते हैं। 2 काइनेटोकोर फाइबर ऑपोजिट साइड से जुड़ेंगे, एक इधर से फाइबर आएगा, एक इधर से आएगा, क्रोमोसोम से जुड़ जाएगा। क्रोमोसोम अपने आप को तरतीब देंगे इक्वेटर में, सेंटर को इक्वेटर कहते हैं। तो ये जो शक्ल मैंने आपको दिखाई थी, इसमें ये वाली, ये देखिए क्रोमोसोम सेंटर में आ गए, और किसी भी राउंड चीज का जो सेंटर होता है उसको इक्वेटर कहा जाता है। उसका मतलब क्रोमोसोम किधर आ गए हुए, इक्वेटर में हमारे पास जमा हो गए हम, तो इक्वेटर में आ जाएंगे। और इसके बाद जो है मेटाफेज, अब ये जो शक्ल बनी है जिसमें क्रोमोसोम सेंटर में आ गया, पूरी प्लेट सी बन गई, इसे कहते हैं मेटाफेज प्लेट। दूसरे फाइबर भी होंगे और वो साइडों पे आएंगे, लेकिन वो काइनेटोकोर चूंकि नहीं हो, काइनेटोकोर से नहीं जुड़े हुए, तो काइनेटोकोर नहीं कहलाएंगे। सिर्फ हमने उनको काइनेटोकोर कहना है जो क्रोमोसोम के साथ जुड़ते हैं। कुछ ऐसे भी फाइबर होते हैं जो उनके साथ नहीं जुड़े होते, ठीक है जी। कुछ ऐसे फाइबर होते हैं जो उनके साथ नहीं जुड़े होते, उनको हम जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं। नॉन काइनेटोकोर जो काइनेटोकोर नहीं होंगे। अगला मरला जो इसका है वो टीलोफेज है। अब टीलोफेज एनाफेज है। एनाफेज में ये होगा कि आप वो जो स्पिंडल फाइबर आके जुड़े हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने इधर से भी रस्सी बांध ली, इधर से भी रस्सी बांध ली, उसे खींचना शुरू कर दें तो रस्सी सुकड़ती जाएगी। तो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट करेंगे काइनेटोकोर के साथ और ये पुल करेंगे, खींचना शुरू कर देंगे क्रोमोसोम को साइडों की तरफ। ये जो पुलिंग फोर्स है
ये क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड को अलग कर देगी, अलग कर देगी। अभी शक्ल को हम देखें तो ये जो है जी बेटे, तो उसी तरह काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर आएंगे। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर से जुड़ेंगे, जैसे वहां हमने कहा था काइनेटोकोर से जुड़ेंगे, ठीक है जी। लेकिन फर्क सिर्फ ये कि यहाँ पे जो एक स्पिंडल फाइबर, दो स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम से जुड़े थे, वहां पे यहाँ पे दो स्पिंडल फाइबर दो क्रोमोसोम से जुड़ेंगे, यानी एक स्पिंडल फाइबर एक साइड के पूरे क्रोमोसोम से जुड़ेगा। वहां से तक एक क्रोमोसोम था, इधर से भी स्पिंडल लग रही थी, इधर भी लग रही थी, वो आधा कर रही थी। अब आधा नहीं होना, इधर से एक स्पिंडल आएगी उस पूरे क्रोमोसोम को ले जाएगी, इधर से स्पिंडल आएगी उस पूरे क्रोमोसोम को ले जाएगी, इस तरह आधे आधे क्रोमोसोम हो जाएंगे। मेटाफेज 1 इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम में आपको सेंटर में तरतीब देते हैं, जैसे वहां हमने कहा था मेटाफेज प्लेट बनती है, इसमें बनती है, क्योंकि अब सेगमेंट चेंज हो चुके हैं, क्रॉसिंग में हो चुकी हुई है, अब सेंटर में तरतीब पालेंगे। एनाफेज 1 क्या है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर सिकुड़ जाएंगे, जैसे वहां सिकुड़ गए थे, इसके नतीजे में पूरा पूरा क्रोमोसोम वहां जाएगा, वहां क्रोमेटिड गया था आधा क्रोमोसोम, या पूरा क्रोमोसोम जाएगा। पूरा क्रोमोसोम एक तरफ जा रहा है तो आधे क्रोमोसोम एक तरफ आ जाएंगे, आधे एक तरफ आ जाएंगे। जब क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाए तो इसको हेप्लाइड कहते हैं, हेप्लाइड। और अगर क्रोमोसोम की तादाद डबल हो, पूरी की पूरी हो, उसे डिप्लाइड कहते हैं। तो हेप्लाइड सेल बनेगा इसलिए। इसके बाद टीलोफेज है, क्रोमोसोम पोल्स पे आ जाते हैं। हर पोल जो है उसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी हो चुकी हुई है, लेकिन हर क्रोमोसोम दोनों क्रोमेटिड पे मुश्तमिल है, उसे अपना नया हिस्सा पे आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा क्रोमोसोम आ गया, वहां आधा आया था, उसने अपना हिस्सा बनाया था। स्पिंडल नेटवर्क गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो बनेगा हर सेल के गिर्द, यानी हेप्लाइड सेल के गिर्द। क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल हो जाएगा, जैसे मैंने कहा था पहले क्रोमोसोम बना था, टीलोफेज में गायब हो जाता है फिर दोबारा। साइटोकिनेसिस जो है वो जानवरों में वैसी होगी, पौधों में सेल वाल बनेगी और दो सेल बन जाएंगे, जैसे वहां बने थे वैसे ही साइटोकिनेसिस यहाँ पे भी हो जाएगी। मियोसिस 1 के बाद एक और जो है उसको फेज होगा जिसको इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज 2 कहते हैं, क्योंकि तो 2 बार तकसीम होनी है तो इंटरफेज भी 2 बार होनी चाहिए। वहां एक बार तकसीम होनी थी, इसलिए इंटरफेज एक बार हुई थी, तो इंटरफेज 2 होगी। इंटरफेज 2 जो है इंटरफेज 1 से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है जी। एस फेज नहीं होगा, क्योंकि एस फेज ने क्या करना था, क्रोमोसोम डबल करने, जब क्रोमोसोम डबल करने की जरूरत ही नहीं, हम तो आधा करना चाहते हैं, इसलिए एस फेज इस इंटरफेज 2 में नहीं होगी, उधर एस फेज होगी, सिंथेसिस फेज है, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास मियोसिस 2 है। अब मियोसिस 2 बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे माइटोसिस है, क्योंकि अब हमने क्रोमोसोम आधा कर लिया हुआ, अब इसी आधे जैसे दो सेल बनाने दोबारा से, ताकि 4 सेल बन जाए। तो ये मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसी है। तो ये सेकंड फेज है मियोसिस का, और ये बिल्कुल माइटोसिस जैसी है। इसे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 में डिवाइड कर दिया जाता है। प्रोफेज 2 जो है वो कम टाइम लेती है प्रोफेज 1 की निस्बत। प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सेंट्रियोल जो है वो पोलर रीजन में, वही बिल्कुल वही चीजें जो उधर हुई थी, पोलर रीजन में चला जाता है और स्पिंडल फाइबर बनाता है। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम जो है वो काइनेटोकोर स्पिंडल से जुड़ता है और सेंटर में इक्वेटर में प्लेट बना लेता है, जैसे हमने वहां कहा था वैसे ही यहाँ पे। इसके बाद एनाफेज 2 आएगी, जिसमें क्रोमोसोम क्लीव्ड किए जाएंगे, तोड़े जाएंगे और साइड में भेजे जाएंगे, और सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग होंगे। सिस्टर क्रोमेटिड को सिस्टर क्रोमोसोम भी कहेंगे, और अब वो मुखालिफ पोल्स की तरफ जाएंगे, आधे एक तरफ आधे एक तरफ। टीलोफेज जो है उसके नतीजे में क्रोमोसोम अनकॉइल होगा, क्रोमेटिन जो वापस आ जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो दोबारा बन जाएगा, न्यूक्लियस की दीवार दोबारा बन जाएगी, क्लीवेज जो है वो होगी और 4 सेल वजूद में आ जाएंगे इस तरीके से, और इसे हम कहेंगे कि मियोसिस जो है वो कंप्लीट होगी। उर्दू में भी एक बार देख लेते हैं इसको। मियोसिस के मराहल 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट आस्कर्ड हार्टवेग ने मियोसिस को दरियाफ्त किया और पहली मरतबा इसके मराहल जो है उसको बयान किया, मराहल बयान किया। यहाँ भी इंटरफेज में G1, S और G2 फेज होते हैं। इंटरफेज के बाद होने वाले 2 बड़े मराहल मियोसिस 1 और 2 हैं। मियोसिस 1 में डिप्लाइड सेल के होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और इस तरह 2 हैप्लाइड डॉटर सेल बन जाते हैं। मियोसिस में यही वो मरहला है जिसमें विरासती तगय्युरात पैदा होते हैं, यानी डीएनए में थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। तो माइटोसिस के सेल एक जैसे होते हैं, मियोसिस में थोड़ी सी चेंजेस पैदा हो जाती हैं, ताकि नए जानदार थोड़े से मुख्तलिफ अपने पहले वाले से। मियोसिस 1 में 2 मराहिल हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। मियोसिस 1 के कैरियोकाइनेसिस के मजीद मराहिल प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 है। यह मियोसिस का तवील तरीन मरहला है। इसके दौरान क्रोमेटिन सिकुड़ के क्रोमोसोम बनाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम लंबाई के रुख एक दूसरे के साथ लगकर जोड़े बना लेते हैं।
इस अमल को साइनैप्स कहते हैं, जोड़े बनाने का अमल साइनैप्स है। क्रोमोसोम का हर जोड़ा बाइवेलेंट कहलाता है। हर बाइवेलेंट में चूंकि 4 क्रोमेटिड होते हैं इसलिए इसे टेट्राड भी कहा जाता है। ये बड़े मशहूर ऑब्जेक्टिव अंडरलाइन कर लें, बाइवेलेंट और टेट्राड अंडरलाइन कर लें इसको। जुड़े हुए मकामात को होमोलोगस क्रोमोसोम के 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अपनी लंबाई के साथ चंद मकामात पे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जुड़े हुए मकामात को क्याज़मेटा कहते हैं। मैंने कहा जो शक्ल बनती है, जगह बनती है, उसको क्याज़मेटा कहते हैं। इसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में अपने हिस्सों का तबादला करते हैं। इस अमल को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, यानी एक तरह से दूसरी तरफ जाना। क्रोमेटिड के हिस्सों के तबादले के नतीजे में जेनेटिक मालूमात में नए कॉम्बिनेशन की शक्ल में वजूद में आते हैं, नए कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, यानी डीएनए तब्दील हो जाता है अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा। इसी वजह से हम अक्सर ज्यादा जो हम ज़्यादातर अपने पेरेंट्स जैसे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है हमारे और पेरेंट्स में। और क्रॉसिंग ओवर के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम का एक जोड़ा बाइवेलेंट की शक्ल में ही रहता है। क्रोमोसोम मजीद सिकुड़ते हैं, न्यूक्लियोलाई गायब हो जाता है, न्यूक्लियो एनवेलप टूट जाता है। सेंट्रियोल जो कि इंटरफेस में ही तादाद में दुगने हो चुके होते हैं, अब सेल के मुखालिफ कुतुबैन की तरफ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ, जबकि दूसरी जानब नार काइनेटोकोर फाइबर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। दोनों जानब से 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम में के एक होमोलोगस जोड़े के साथ जुड़ते हैं, जबकि माइटोसिस में हमने देखा है कि 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर एक ही क्रोमोसोम से जुड़ते हैं या अलग-अलग क्रोमोसोम से जुड़ते हैं। अब मेटाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम के जोड़े अपने आप को सेल के इक्वेटर पर तरतीब देते हैं, इस तरह मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। मेटाफेज 1 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर सिकुड़कर छोटे होते हैं, जिसके नतीजे में हर जोड़े के क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर खींचते हैं। क्योंकि एक क्रोमोसोम एक कुतुब की जानिब खींचता है, इस तरह 2 अप्लाइड सेट बन जाते हैं। हर क्रोमोसोम के पास अभी भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड मौजूद हैं। टेलोफेज 1 क्रोमोसोम कुतुबैन में पहुंच चुके होते हैं। हर कुतुब पे क्रोमोसोम की तादाद आधी तादाद मौजूद होती है, लेकिन हर क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड रखता है। स्पिंडल फाइबर का जाल टूटकर गायब हो जाता है और क्रोमोसोम के हर अप्लाइड सेट के गिर्द न्यूक्लियो एनवेलप बन जाता है। क्रोमोसोम दोबारा खुलकर क्रोमेटिन की शक्ल इख्तियार करते हैं। टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस यानी जानवर के सेल में सेल मेम्ब्रेन का दब जाना, पौधे के सेल में नए सेल वाल का बन जाना कबल होता है, जिसके नतीजे में 2 डॉटर सेल बनने का अमल मुकम्मल होता है। मियोसिस 1 के बाद दोनों हैप्लॉइड डॉटर सेल आराम के एक दौर में दाखिल होते हैं, जिसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरफेज 2 माइटोसिस और मियोसिस 1 के इंटरफेज से मुख्तलिफ है। यहाँ एस फेज नहीं होती, इसलिए क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन का अमल नहीं होता। मियोसिस 2 यह मियोसिस का दूसरा और माइटोसिस जैसा ही हिस्सा है। इसके मजीद मरहले प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 हैं। प्रोफेज 2 का दौरानिया प्रोफेज 1 के मुकाबले बहुत कम होता है। इस मरहले में न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियो एनवेलप गायब हो जाते हैं और क्रोमेटिन सिकुड़ता है। सेंट्रियोल कुतुबैन की तरफ जाकर स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम का काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ते हैं और अपने आप को सेल के इक्वेटर में तरतीब देते हैं। इसके बाद एनाफेज 2 का मरहला आता है, जिसमें सेंट्रोमियर टूटते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड अलग होकर दूर खींचते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमोसोम कहा जाता है और ये 2 मुखालिफ कुतुबैन में चले जाते हैं। टेलोफेज 2 की पहचान क्रोमोसोम का दोबारा खुल जाना और क्रोमेटिन बनना है। न्यूक्लियो एनवेलप दोबारा बन जाता है, सेल दरमियान से दब जाता है और नई सेल वाल बन जाती है और आखिरकार 4 डॉटर सेल बनते हैं। हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम की हैप्लॉइड तादाद होती है। हाँ जी, मियोसिस की अहमियत है, इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस हम देख लेते हैं। मियोसिस की जो सिग्निफिकेंस है, उसमें पहली सिग्निफिकेंस है कि मियोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाती है, यानी जेनेटिकली डिफरेंट जानदार बनाती है। चूंकि माहौल बदलता रहता है आहिस्ता आहिस्ता, तो जानदारों को भी थोड़ा बहुत बदलना चाहिए अपने आने वाले माहौल के मुताबिक। इसीलिए मियोसिस जहाँ पे होगी, जानदार पहले जानदारों से जरा डिफरेंट होकर आएगा। अब जब वो डिफरेंट हो गया तो 2 सूरत हाल है, या पहले से अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा। अगर वो बुरा बनेगा तो खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा दुनिया से, और अगर वो अच्छा बनेगा तो बच जाएगा। इस तरह हर नस्ल में बेहतर जो जानदार है वो आगे बनेंगे, बचेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये मियोसिस का एक फायदा है। हैप्लॉइड, इसी तरह हैप्लॉइड फंजाई जो है वो भी दोबारा पढ़ते हैं। मियोसिस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। इंसानों में डिप्लॉइड गैमीट मदर सेल या जर्म लाइन सेल जो है ये मियोसिस करते हैं और गैमीट बनाते हैं। मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं और जाइगोट बनता है। इसके नतीजे में माइटोसिस होती है और नया जानदार के पूरा जिस्म बन जाता है। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर को बरकरार रखने को ज्यादा ना हो, ये मियोसिस करती है बीच में। अगर मियोसिस ना होती तो 46 एक तरफ से आते, 46 एक तरफ से आते, तो वो आत्मस हो जाते 92। तो इस तरह जानदार मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। पहले एक क्रोमोसोम से बदल जाता है तो इतने क्रोमोसोम से बिल्कुल ही कोई अजीब चीज बन जाती है। इस वजह से कुदरत ने इसको बरकरार रखा है।
प्लांट लाइफ साइकिल जो वो अल्टरनेशन जनरेशन शो करती है। जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन है उसमें मियोसिस होती है और वो हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं जो आपस में, जिनको गेमेटोफाइट कहा जाता है। गेमेटोफाइट जनरेशन जो गेमीट्स बनाती है माइटोसिस से, ये गेमीट जो फिर से जाइगोट बना के जो है वो स्पोरोफाइट बना देते हैं। इस तरह जो गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट में तब्दील हो रहा है, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट में तब्दील हो रही है। इस अमल को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में फर्क पैदा करना। माइटोसिस में कोई फर्क पैदा नहीं हो सका क्योंकि जैसे क्रोमोसोम थे वैसे ही सिस्टर क्रोमेटिड थे और वैसे ही आगे जाके बन गए। लेकिन मियोसिस में इन्होंने अपने सेगमेंट बदले हैं, इन्होंने अपने अज्जा बदले हैं थोड़े से, इस वजह से क्रोमोसोम पहले से मुख्तलिफ बने हैं। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के जानदार बने, मैंने बताया कि ये फायदे की बात होती है क्योंकि जाहिर है उसमें गलत भी बनते हैं, सही बनते हैं। गलत खुद ही खत्म हो जाते हैं, जरूरत नहीं खत्म करने की, और सही वाले आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह हर नस्ल में अच्छे जानदार आगे जो है वो चले जाते हैं। मियोसिस में भी यही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस लाजमी है। इंसान में डिप्लॉइड गेमीट्स, मदर सेल यानी जर्म लाइन सेल मियोसिस के जरिए हैप्लॉइड गेमीट्स बनाते हैं। नर और मादा गेमीट्स मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं जिसमें बार बार माइटोसिस होती है और वो एक नए डिप्लॉइड इंसान में नमू आ जाता है। बहुत से हैप्लॉइड फंजाई और प्रोटोजोन माइटोसिस से हैप्लॉइड गेमीट्स बनाते हैं। पौधों के लाइफ साइकिल में नस्लों का तबादला यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। अल्टरनेशन जनरेशन क्या है? हैप्लॉइड जनरेशन डिप्लॉइड में तब्दील होगी, डिप्लॉइड जो है वो हैप्लॉइड में तब्दील होगी। इस अमल को अल्टरनेशन जनरेशन कहते हैं। पौधे के लाइफ साइकिल में नस्लों का तबादला यानी अल्टरनेशन जनरेशन होता है। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन के सेल मियोसिस करते हैं और हैप्लॉइड स्पोर बनाते हैं जो ग्रोथ के बाद हैप्लॉइड गेमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। ये जनरेशन माइटोसिस से हैप्लॉइड गेमीट्स बना देती है। गेमीट्स के मिलने से डिप्लॉइड जाइगोट बनते हैं जो माइटोसिस के जरिए नए डिप्लॉइड स्पोरोफाइट में नमू पाते हैं। अगली नस्लों में तगय्युरात पैदा करना। मियोसिस के दौरान हर पेरेंट्स के क्रोमोसोम के जोड़े क्रॉसिंग ओवर से गुजरते हैं, इसलिए डॉटर सेल यानी गेमीट्स में विरासती तगय्युरात या तब्दीलियाँ होती हैं। जब गेमीट्स मिलकर जाइगोट बनाते हैं तो उसमें जेनेटिक मेकअप दोनों वालिदैन से मुख्तलिफ होता है। इस तरह मियोसिस स्पीशीज को अगली नस्लों में विरासती तगय्युरात पैदा करने का मौका फराहम करती है। बेहतर तगय्युरात स्पीशीज को माहौल में तब्दीलियों से मुताबिक पैदा करने में मदद देते हैं, यानी माहौल के मुताबिक सेट होते हैं। इसके बाद बताइए कौन सा टॉपिक है? ये किधर है? ये है। हाँ जी, का उसे कंपैरिजन करना है, आपने मुआवजा करना है मियोसिस का और माइटोसिस का। ठीक है जी। तो पहला तो ये है कि मियोसिस के अंदर जो है वो हैप्लॉइड सेल बनते हैं, माइटोसिस में डिप्लॉइड के डिप्लॉइड ही बन जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा होमोलोगस जो है, अगर आप माइटोसिस को देखें तो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर नहीं बनाते। माइटोसिस में क्रोमोसोम ने पेयर नहीं बनाता, हर क्रोमोसोम एक एक करके लगा हुआ था, उसके क्रोमेटिड लगा हुए थे। मियोसिस में क्रोमोसोम जोड़े की शक्ल में लगे थे। इस जोड़े को होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहते हैं क्योंकि एक जैसा होता है जोड़ा पूरा। तो ये कह रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट फॉर्म पेयर्स, वो पेयर नहीं बनाते। देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होती, यानी डीएनए तब्दील भी नहीं होता। जबकि मियोसिस में क्या होगा? पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग भी होती है, जोड़े भी बनते हैं और क्रॉसिंग ओवर जो है वो भी होती है इसके अंदर। दूसरा जो है सिंगल क्रोमोसोम मेरे ख्याल आता है उसके अंदर, मेटाफेज प्लेट में अकेला अकेला क्रोमोसोम तरतीब पाता है और उसे दोनों तरफ से खींचा जाता है। जबकि मियोसिस में होमोलोगस पेयर पूरा का पूरा जोड़ा आता है और उसे एक क्रोमोसोम पूरे को एक को इधर खींचते हैं। तीसरा क्रोमोसोम ब्रेक होता है और इंडिविजुअल क्रोमेटिड जाते हैं, पूरा क्रोमोसोम टूटता है और एक हिस्सा इधर जाता है और एक ही जाता है इधर माइटोसिस में, इसे क्रोमेटिड कहता है। जबकि मियोसिस में पूरे का पूरा क्रोमोसोम ही चला जाता है। ये फर्क है। और चौथा फर्क जो है कि डॉटर सेल के अंदर डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, यानी क्रोमोसोम जोड़े की शक्ल में होते हैं, पूरे के पूरे ही होते हैं। इधर जो है डॉटर सेल में हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, आधे होते हैं। तो ये फर्क है। उर्दू में भी देख लेते हैं इसको। होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़े नहीं बनाते। इधर मियोसिस में क्रोमोसोम के जोड़े बनाना और होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान क्रॉसिंग ओवर होना। दूसरा मेटाफेज प्लेट बनाने के लिए अकेला अकेला क्रोमोसोम तरतीब पाता है, होमोलोगस जोड़े तरतीब पाके मेटाफेज प्लेट बनाते, जोड़ा जोड़ा बनता है। तीसरा क्रोमोसोम टूटते और इनफरादी क्रोमेटिड कुतुबैन की तरफ खींचे जाते हैं, साइडों की तरफ आते हैं। इधर इनफरादी क्रोमोसोम कुतुबैन की तरफ खींचे जाते हैं, पूरा पूरा क्रोमोसोम खींचा जाता है, उधर क्रोमेटिड खींचा जाता है। डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम की तादाद डिप्लॉइड होती है और हर क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड रखता है। डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम की तादाद हैप्लॉइड होगी मियोसिस में, और हर क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड रखता है। ये फर्क है। इतना ही जी, और कुछ चीज़ है इसके अलावा? ठीक है।